मंथन के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, जिन्होंने मुझे निमंत्रण किया, जैसे श्री मयंक जी, मेरे परम मित्र और सहकारी श्री मनोज शाह जी, और यहाँ सभी उपस्थित विद्यार्थी बंधु भगिनी। आज मुझे विषय दिया गया है कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड तो अभी शुरू हुआ नहीं है, जैसे अभी मयंक जी ने बताया कि अभी भी सेकेंड वेव की बात चल रही है। वो शायद बच भी जाएंगे उससे, परंतु दुनिया के कई देशों में अभी भी हजारों की संख्या में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, डेथ्स हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की कंट्रीज में भी ये वेव खत्म हुई ऐसा लगता नहीं है। भारत में भी स्पेशली कई सारे राज्यों में, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कल करीब 20,000 से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। तो ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड की जो आगाही है ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी भी हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु कुछ चीज़ों की बात की जा सकती है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा कोविड के पहले क्या सिचुएशन थी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा। आपको शायद याद होगा कि दुनिया में कई ऐसे सारे बड़े इवेंट्स हो जाते हैं कि हिस्ट्री जब लिखी जाती है तब उसके पहले या उसके बाद ऐसा लिखा जाता है। जैसे दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इस सभी इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, क्योंकि पूरा दुनिया का नक्शा बदल गया। कई सारे देश स्वतंत्र हुए, जर्मनी का विभाजन हुआ और रशिया का यूएसएसआर जैसा एक बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेट पावर खड़ा हो गई और कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे तो फिर रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। कई सारे छोटे राष्ट्र उसमें से जो यूएसएसआर ने कब्जे में लिए थे वो स्वतंत्र हो गए। जर्मनी का एकीकरण हो गया और लोगों ने कहा कि अब ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो इसलिए प्री कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर ऐसी एक टेक्नोलॉजी हुई। वैसी ही स्थिति कोविड जब कभी खत्म हो जाएगा उसके लिए शायद 1-1.5-2 साल और लगेंगे, परंतु ये पेंडेमिक जब ऑफिशियली खत्म हो जाएगा तब आगे लिखने वाले इतिहासकार, भविष्य में लिखने वाले इतिहासकार भी ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड और प्री कोविड वर्ल्ड ऐसी एक तुलनात्मक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोविड ने ऐसा कुछ चमत्कार किया है कि ऐसा एक भी अपना जीवन का अंग नहीं है कि जिसमें कोविड का प्रभाव हुआ नहीं। और आप अगर थोड़ा सा फिल्म रिवाइंड करते हैं, आप वैसे ही 1.5 साल पहले अगर जाएंगे तो दुनिया में क्या स्थिति और अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या स्थिति थी, ये इसका अगर आकलन करेंगे तो आपको अभी लगता था कि अरे एक 10-12-15 महीने पहले हम ऐसी जिंदगी जीते थे जो आज हम जी नहीं सकते, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ये मास्क है, क्या कभी हमने 2019 में सोचा था कि हमको जब हम उठे जैसा हम सुबह उठते जिनको स्पेक्स से पता है कि पहले स्पेक्स को ढूंढना पड़ता है, चश्मे को ढूंढना पड़ता है, अभी बाहर करते समय पहले मास्क को ढूंढना पड़ता है। तो इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आई है बदल, तो वो हम क्या कैन वी गो बैक टू द नॉर्मल कि जब हम मास्क नहीं पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी भी आई है, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल ऐसा है कि ये जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं यही जिंदगी शायद एक नया नॉर्मल हो जाएगी और ऐसी जिंदगी हमको आगे भी जीनी पड़ेगी क्या, ऐसा एक सवाल भी हुआ है। ये हुआ व्यक्तिगत तौर पे। सामाजिक तौर पे भी आपको पता है कि हम कितने मिलजुल के मिलते थे। सोशल, हम तो भारत में तो सोशल प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। शादियाँ, घर में छोटे मोटे समारंभ करना और कुछ भी सेलिब्रेशन करना, ये हमारे जीवन का एक बिल्कुल अभिन्न अंग था। आज हम ये सब करते करते कहाँ तक पहुँच गए। अभी 1 महीना पहले हमारे घर में एक शादी हुई तो हमारे
जो मेरे कजिन ब्रदर थे उनको तो बड़ा सवाल था कि किनको नहीं बुलाना और किनको बुलाना, क्योंकि वो हॉल का लिमिटेशन 50 का ही था। तो ऐसी भी एक कठिन परिस्थिति जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी परिस्थिति हुई है। और राजकारण और विश्व कारण में देखे जाए तो 2019 की हम बात करेंगे तो भारत का चुनाव लोकसभा का हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से चुन कर आए थे और दुनिया में एक नया स्थित्यंतर भी हो रहा था। दुनिया में एक तो सबसे बड़ी बात जो डेवलपमेंट हो रही थी कि जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना, वो 2016 में उन्होंने एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह किया था ब्रिटेन ने, जिसमें ब्रिटिश लोगों ने ऐसा एक निर्णय दिया, बहुत छोटी मात्रा में 2% के मात्रा से फर्क से सिर्फ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने ऐसा निर्णय दिया कि यूके को, यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहिए। उसके बाद क्योंकि उनकी इकोनॉमी, सोशल लाइफ इतनी इंटीग्रेटेड थी कि समझ लीजिए अगर कल के काशी को ऐसा किया जाए कि 2 अलग-अलग शहरों में बांटा जाए और 2 अलग-अलग ये शहरों के 2 अलग-अलग नियम हो, बीच में जाने के आने जाने के लिए प्रतिबंध हो या आपको कुछ टैक्स देना पड़े, तो कैसी स्थिति हो जाएगी? किसी का आधा घर इधर जाएगा, किसी का आधा घर उधर जाएगा। ऐसे ही स्थिति वहाँ थी क्योंकि वहाँ यूरोप की और यूके की इकोनॉमी बहुत ही इंटीग्रेटेड थी। एक ही उसमें फर्क था कि यूके ने कभी एक जो यूरोप की सिंगल करेंसी थी यूरो, उसका एडाप्टेशन नहीं किया था। ब्रिटेन ऑलवेज वाज हैविंग इट्स ओन करेंसी, जो ट्रेडिशनल करेंसी है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये एक अपवाद छोड़ के ब्रिटेन की इकोनॉमी और यूरोप की इकोनॉमी बहुत ही इंटीग्रेटेड थी। उसको स्प्लिट करते करते बहुत ही मुश्किल से फाइनल एक एग्रीमेंट हुआ और फाइनली ऐसा तय हुआ कि 2020 के 31 दिसंबर को ये दोनों का विभाजन पूरा हो जाएगा। इसमें भी कई सारी प्रक्रियाएं थी और अभी भी है, उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा यूरोप और पूरा यूके एक बहुत बड़े स्थित्यंतर में जा रहा था, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका में देखा जाए तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उनका इलेक्शन का चुनाव बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा था। अमेरिका की इकोनॉमी पिछले 20-25 साल में जितनी स्ट्रांग नहीं थी उतनी स्ट्रांग हुई थी। अमेरिका का स्टॉक मार्केट कई गुना आगे गया था और सब लोगों ने ऑलमोस्ट मान लिया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी थी और वहाँ के चुनाव ज़्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज पे लड़े जाते हैं, तो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग थी। इसलिए सबको ऐसा लगता था कि उनके जो भी ड्रीम्स एंड फैंसीज हैं, उनकी जो एक बात करने की या व्यवहार की एक अलग ही स्टाइल है, वो छोड़ते हुए भी सब लोगों का कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल कम बैक अगेन। तो ये स्थिति में कोरोना आया और कोरोना आने के बाद शुरुआत में तो भारत वॉज द वन मेजर कंट्री हु हैज टेकन इट वेरी सीरियसली फ्रॉम द डे वन। और शुरुआत में ही कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, विदेश से आने वाले नागरिकों पे प्रतिबंध लगाए गए, तो कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई और कई सारे लोगों को उसके कारण कठिनाई भी हुई। परंतु हमने एक प्रिवेंटिव मेजर जिसको बोलते हैं किसी भी पेंडेमिक में जो आवश्यक होते हैं, वो भारत में कई मात्रा में किए, कई सारे देशों ने भी किए। कई सारे देशों ने एक विचित्र प्रकार के भी किए, जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिए जहाँ ये पेंडेमिक का उद्भव हुआ है। उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स मोर और लेस कैंसिल कर दी विद इन चाइना, बट दे डिडंट स्टॉप द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और ये डिसीज फैलने का एक सबसे बड़ा कारण वही है कि कई दिनों तक जो वुहान जो सिटी है कि जिसमें जहाँ से वायरस की शुरुआत हुई या पेंडेमिक की शुरुआत हुई, वो वुहान से की फ्लाइट भी उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल नहीं की कई दिनों तक। इसलिए आप अगर इतिहास में जाएंगे उसके थोड़े आप याद करेंगे तो इटली में सबसे ज़्यादा यूरोप में पेंडेमिक का प्रभाव हुआ
और वो जो प्रभाव था उसका एक प्रमुख कारण ये था कि वहाँ एक जो सिटी है लंबार्डी करके, वो लंबार्डी में आप जो फैशन इंडस्ट्री को अच्छे तरह से जानते हैं, आप सब लोग यहाँ नए हैं तो बहुत सारी जो इटालियन फैशन इंडस्ट्री है, गुच्ची एंड अदर बिग ब्रांड्स ऑफ इटालियन फैशन इंडस्ट्री, उनका सबका प्रोडक्शन वुहान में होता है ये मटेरियल का। और लंबार्डी इज देयर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, तो इसलिए वुहान से लंबार्डी दिन में 4 फ्लाइट्स थी उस समय, और वो पूरा वायरस वहाँ इंपोर्ट हो गया लोगों के साथ। इसलिए लंबार्डी सिटी में सबसे ज़्यादा वायरस इटली में आया और वहाँ से फिर आगे बढ़ा। तो ऐसे कई सारे एनेक्डोटल एग्जाम्पल्स है कि जिसके कारण एक बहुत बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई और उसमें कई सारे ये भी चीज़ें हुई कि कई देशों ने उसका एक अच्छा एक प्रिवेंटिव मेजर्स भी किया और उसके कारण वहाँ लोगों में इन्फेक्शन बढ़ा नहीं। वो मेजर्स ठीक थे नहीं ठीक थे, कितने सख्ती से उसको लगाया गया, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु उस समय उस सरकार को जैसा लगा कि भाई ये करने से पेंडेमिक का प्रभाव कम हो सकता है, प्रादुर्भाव कम हो सकता है, वैसा उन्होंने किया। हमारे देश में भी 3 हफ्ते का लॉकडाउन किया, फिर धीरे धीरे वो कम करते गए। अभी 10 साल के बाद उसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि भाई ऐसा करना जरूरी था क्या। अभी भी कोई एकेडमिशियन करते हैं ये तो बहुत तीखा था, बहुत सख्ती से किया गया, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रामाणिकता से जो सोचा था उसके कारण आज जो हम इतने सारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में इतने सारे कम इन्फेक्शंस है, इतनी सारी कम डेथ्स है, इसके कारण सरकार ने जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स दिए, जो सख्ती बरपाई कि जिसके कारण ही ये इतना सारा हम कंट्रोल में ला सके। नहीं तो जहाँ ये कंट्रोल में नहीं लाया गया, जैसा आप अमेरिका का भी उदाहरण देखेंगे कि वहाँ फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में हर कोई चीज़ फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल तो नहीं कहते, जो वाशिंगटन में बैठी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर जो थी, वो कोई डिक्टेट नहीं करता था। हर स्टेट को ये स्वतंत्र था कि वो whether they should implement that restriction or not। तो कई सारे स्टेट्स ने तो मास्क कंपलसरी करने में भी अपोजिशन किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये पर्सनल फ्रीडम का के खिलाफ है, इसलिए आपको पहनना है तो पहनिए, ना पहनना है तो मत पहनिए। फिर आपको शायद आश्चर्य होगा कि इसमें भी पॉलिटिक्स आ गया, क्योंकि वहाँ इलेक्शन था। तो ऐसा ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो इसका मतलब आप डेमोक्रेट है, और आप मास्क नहीं पहन रहे तो इसका मतलब आप रिपब्लिकन है। यहाँ तक डिवीजन वहाँ हो गया। और उसके कारण अमेरिका में ये पेंडेमिक कंट्रोल करने में कई सारी कठिनाइयाँ तब भी आई है और अभी भी आ रही है। ये सब में इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसका कुछ जिक्र पहले भी हुआ है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाने के कारण जैसा पूरा सिस्टम एक तरह से जड़ हो गया, केम टू स्टैंड स्टिल, और उसके कारण कई सारे लोगों के जॉब गए। आपको ये माइग्रेशन क्राइसिस जो अपने भारत में पड़ा हुआ, तो उसके बारे में आप सबको पता ही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी कम कभी भी जिंदगी में पहली बार हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय पहले जब ये पेंडेमिक आए थे उस समय दुनिया की इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी। भारत की इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी भी इंटीग्रेटेड नहीं थी। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज लोकलाइज्ड इकोनॉमी, जो भी इम्पैक्ट होता था वो लोकल होता था। परंतु आज जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो परिणाम हुआ है, उसके कारण कहीं एक दुनिया में कहीं भूकंप आ जाता है या स्टॉर्म आ जाता है, तो दुनिया के दूसरे कोने में उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है इकोनॉमी में, क्योंकि वो दोनों का कुछ कनेक्शन है। तो ये सब होने के कारण एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल हो गई। उस समय भी कई सारे ऐसे थियरी लगाई गई कि जब ये रिकवरी होगी वो कैसी होगी। तो रिकवरी के कई सारे मॉडल्स लिखे गए। कई लोगों ने कहा कि ये रिकवरी स्लो होगी, यानी उन्होंने कहा कि ये यू शेप होगी, जैसा यू होता है कि पहले बहुत नीचे जाएगी, फिर कुछ देर तक वो नीचे ही रहेगी और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी।
फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये वी शेप है, यानी शार्पली डिक्लाइन होगा और उतना ही शार्प वो इकोनॉमी रिकवरी भी होगी। और कई सारे मॉडल उन्होंने, कुछ लोगों ने तो डब्ल्यू शेप किया, कुछ लोगों ने के शेप किए, तो ऐसे कई सारे मॉडल्स आ गए। उस समय भारत जैसे देश की ऐसी स्थिति थी कि आप देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ और इतना बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, परंतु उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ है। मीन्स अगर भूकंप आता है बहुत बड़ा, हम गुजरात में रहे हैं, हमने गुजरात का 2001 का भूकंप देखा है कि कैसी बिल्डिंग्स गिरी थी, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग्स धरातल हो गई थी। ऐसा कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं था इकोनॉमी में। बाढ़ में हो जाता है, जैसे रास्ते बह गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज इंटैक्ट। ये एक पॉजिटिव साइड। दूसरी पॉजिटिव साइड ये थी कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कारण आप सबने जूम ऐप आपने 2 साल पहले सुनी भी नहीं होगी, परंतु आज वो जूम अपने जीवन का एक, या उसका वेबएक्स, गूगल मीट, ये जो उसके प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये अपने जीवन का एक अनिवार्य और अविभाज्य अंग हो गए। और उस टेक्नोलॉजी के कारण जहां लोगों को लगता था कि भाई ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है, वो अभी लगता नहीं है। लोग घर से एक साल से लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। TCS जैसे कंपनी ने तो कई सारे अपने एम्प्लॉयज को कह दिया है, IT कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कह दिया है कि भाई, कुछ लोगों को कि भाई आप अभी जन्म भर घर बैठ के काम करो, आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई मीटिंग होगी, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होगा, तो उस दिन आप 2 घंटे के लिए आ जाना, बाकी तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी वर्किंग फ्रॉम होम थ्रू आउट योर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। उसके कारण कंपनीज की जो सर्विसेज है और जो एम्प्लॉयज है कि जिनको एक्चुअली प्रोडक्शन यूनिट में, पैकेजिंग यूनिट में, डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिकल काम करने की जरूरत नहीं है, जो अकाउंट संभालते हैं, जो HR संभालते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो तो सब अभी घर बैठ के काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है, ऐसा भी एक अभ्यास, ऐसा भी एक निष्कर्ष किया जा सकता है। परंतु उसका एक दूसरा भी इम्पैक्ट है। जैसे एक कंपनी ने 10,000 एम्प्लॉयज के लिए कोई बिल्डिंग रेंट पे ली, अभी उसमें उसको लगा कि अभी तो मुझे इतनी बड़ी जगह नहीं है, जरूरत नहीं है, उसने वो पूरी बिल्डिंग खाली कर दी और छोटी सी बिल्डिंग थी, तो इसलिए रियल एस्टेट में उसका एक टोटली अलग इम्पैक्ट आएगा। तो कई सारे बैलेंसिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस, आज मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, सटल हो रहे हैं, कुछ बहुत एक्सप्लिसिट हो रहे हैं और कुछ ट्रांजिट हो रहे हैं, कुछ परमानेंट हो रहे हैं। और ये जिंदगी में, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ये वो अपनी सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल बात। जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाए तो ट्रम्प का कोविड पैंडेमिक को हैंडल करना या मिस हैंडलिंग इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट रीजन ऑफ हिज डिफीट। तो पैंडेमिक के कारण किसी की हार हुई है, ये पहला एग्जांपल होगा अमेरिका का। उसमें बाकी कई सारे कारण हो गए, परंतु जिस तरह से उसने पैंडेमिक को थोड़ा लाइट लिया, उसकी मजाक की, कई सारा अपना इग्नोरेंस बताया कि भाई आप इंसेक्टिसाइड जो रहते हैं, जिससे हम कीड़े मारते हैं, उसको इंजेक्ट कर देंगे तो कोविड ठीक हो जाएगा, ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। उसके कारण उसकी जो लोकप्रियता थी, उसकी पॉपुलैरिटी थी, जो बहुत पीक पे थी, वो एकदम नीचे गिर के आई। और बाद में वहाँ रेशियल टेंशन्स खड़े हुए, इकोनॉमिक टेंशन्स तो थे ही, क्योंकि लाखों लोगों का जॉब गया था। और वहाँ अपने भारत जैसा सेविंग जो रहता है, जो फैमिली सपोर्ट रहता है कि जिससे हम ऐसे किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम, ऐसी वहाँ कोई सिस्टम ना होने के कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वहाँ की इकोनॉमी पे और लोगों के जीवन पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत सीवियर रहा। इन सभी कारणों से कारण
डोनाल्ड ट्रंप की हार थी। अभी आप देखेंगे भारत पर उसका क्या परिणाम है। तो जब प्रेसिडेंट ओबामा थे उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में चुनकर आए, और आगे के 2 साल में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी और ओबामा के बीच में एक बहुत ही पर्सनल रैपो खड़ा हो गया था, और उसके कारण एक भारत और अमेरिका की मैत्री में एक बहुत उच्च स्तर का लेवल पर वो मैत्री हो गई थी, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने की। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तब सबको ऐसा लगा कि ये तो बिजनेसमैन है, ये तो पैसे और डॉलर्स की बात करेगा, जिसके कारण जिस स्तर पे भारत और अमेरिका की मैत्री ओबामा गिरा में थी वैसी अब हो नहीं पाएगी। परंतु मोदी जी की जो दूरदर्शिता थी, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक माइंड है, उसके कारण ये लेवल भी आगे बढ़ गए, और भारत और अमेरिका के संबंधों में ना केवल सुधार हुआ बट कई सारे डायमेंशंस उसमें नए नए आए। अभी जो फिर से डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आई है मिस्टर बाइडेन के नेतृत्व में, तब ऐसा कहा गया कि नहीं, अभी तो ये इतने सारे कंसेशंस जो भारत को दिए थे ऐसे शायद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक लिबरल लोग हैं वो भारत के कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के कई सारे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, राइट फ्रॉम ह्यूमन राइट्स टू कश्मीर टू सीएए, ऑल दिस इश्यूज विल बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिलेशंस। परंतु अभी जनवरी में मिस्टर बाइडेन ने अपना काम संभाला है, तब से ये 2 महीने में ऐसे कोई भी संकेत हमको मिले नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री ऐसे ही संकेत मिले हैं कि ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध है ये वैसे ही चालू रहेंगे। आपने 2 दिन पहले एक लास्ट वीक देखा होगा कि एक बहुत बड़ी क्वाड समिट, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार एक क्वाड समिट वर्चुअल हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक साथ आकर उन्होंने कुछ कॉमन चैलेंजेस और कुछ कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ की बात। तो चैलेंजेस आपको पता ही है कि आज चाइना जैसा एक देश जो है कि वो सभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उसको मानने की मनस्थिति में नहीं है। अदर दे आर सेइंग कि हम जो करेंगे वो कन्वेंशन है। तो उसके कारण साउथ चाइना सी का एक बहुत बड़ा जो इशू है कि जहाँ एक मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, उसके खिलाफ चाइना का नाम न लेते हुए ये 4 देशों ने ऐसा कहा कि भाई उस जो रीजन आजकल उसकी फ्रेज हो गई इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये एक मूलभूत सिद्धांत है। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा, जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा, कि भारत के पास पेंडेमिक से बचाने के लिए वैक्सीन के द्वारा एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, और हम एज अ क्वाड कंट्री वी विल सपोर्ट इंडिया टू एनहांस दिस कैपेबिलिटी। और ये भारत के लिए बहुत एक गौरव की बात है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, यूनिक कैपेबिलिटी, उसका उन्होंने एक नॉट ओनली दे हैव रिकॉग्नाइज्ड बट दे हैव आल्सो डिसाइडेड टू सपोर्ट। लेकिन हम उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे। ये सब होते होते जब भारत वाज ऑन द पीक ऑफ फाइटिंग विद कोविड, आपको पता है कि चाइना ने एग्रेशन किया और गलवान का क्राइसिस निर्माण हुआ। परंतु उस समय चाइना को ऐसा लगा था कि जनरली कि हम कुछ मात आगे चले जाएंगे तो फिर परमानेंटली हम वही स्थान को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भारत और चाइना की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। कई सालों से उसके निगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन वो निगोशिएशन अभी भी कंक्लूजन पे नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में जो भारतीय सेना ने जो रेजिलियंस दिखाया और इतनी ठंड में भी वहाँ खड़े हुए और कुछ स्ट्रेटेजिक जगह हमने कैप्चर की कि जहाँ पहले कभी नहीं गए थे हमारी सेना ने, उसके कारण चाइना पर बहुत बड़ा प्रेशर आया और अभी वो
जो इश्यू है, वो जो क्राइसिस है, वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है। और तो भारत ने जैसे मयंक जी ने कहा कि एट अ टाइम वी वर फेसिंग 2 fights, one against COVID and one on our northern border। तो भारत के नेतृत्व की और भारत की जनता की एक बहुत बड़ी ये साहस की परीक्षा थी, लेकिन हम वो परीक्षा में खरे उतरे हैं ऐसा मानने में कोई गलत बात होती है। तो ये सब हुआ, एक ओवरऑल मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात की। अभी भारत को क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या चैलेंजेस है। भारत के पहले चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस में एक तो बात पक्की है कि अपनी जो इकोनॉमी जो डाउन हुई है उसको पुनः लाना पूर्व जगह पे एट द प्रीवियस लेवल्स इज द बिगेस्ट एंड इमीडिएट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। और उसके दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले ऐसा मोदी जी ने एक स्टेप बाय स्टेप समय एक कदम उठाए, जैसे कि जब एट द पीक ऑफ द क्राइसिस व्हेन पीपल डिडंट हैव कैश टू स्पेंड, he first offered a small amount of cash to the people who are needy. Then he also gave a free food grains because people didn't have even money to buy their regular food. तो ये immediate crisis के लिए उन्होंने ये कुछ उपाय किए। और फिर धीरे 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 इंडस्ट्रीज को कैसा रिलैक्सेशन दिया जाए, जीएसटी में टैक्सेस में कैसे रिलैक्सेशन किया जाए, ये एक दूसरी फेज हुई कि जिसके कारण जो इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो रही है उनको तुरंत बहुत बड़ा बोझा ना पड़े। और पैरेलली मोदी जी ने जो एक बहुत बड़ा लोगों के आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का। तो आत्मनिर्भर भारत क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत ये केवल एक पॉइंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। आज हम कई सारी चीज़ें, आपको पता भी नहीं होगा कि कई सारी चीज़ें जो भारत में बनाई जा सकती है, बहुत इजीली बनाई जा सकती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये कई सारी चीज़ें आज हम इंपोर्ट करते हैं। अब अभी बताया गया कि जब कोविड शुरू हुआ तो हम पीपीई किट भी नहीं बनाते, हमारे यहाँ मास्क भी इंपोर्ट होके आते थे। परंतु हमारी मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री खड़ी हुई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी है वो खड़ी हो गई और महीने 2 महीने में हम नेट एक्सपोर्टर्स हो गए मास्क के और पीपीई किट के। तो ये हमारी ताकत है। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके कारण दुनिया का जो इसको सप्लाई चेन बोलते हैं कि एक कोई भी कंपोनेंट बनाना है, जैसे ये मोबाइल बनाना है तो उसके कंपोनेंट शायद 10 अलग अलग देश में से आते होंगे और 11वें देश में बनता होगा ये मोबाइल। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स अलग अलग पार्ट से देशों से अलग अलग पार्ट्स आते हैं और एक जगह असेंबल होते हैं। ये आज के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक नॉर्म जैसा है, लेकिन उसमें से कई सारे कंपोनेंट ऐसे हैं कि जो हम भारत में बना सकते हैं लेकिन हम बनाते नहीं हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि ऐसी कुछ चीज़ें हम भारत में बनाना शुरू करें कि जो अदरवाइज हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी नहीं है जो भी है। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे आपको पता होगा कि मैं भी फार्मा इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए मुझे उस विषय में ज़्यादा रुचि है कि भारत ने अपने ये क्राइसिस के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया को दवाइयाँ पहुँचाई। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ। तो 150 कंट्रीज को हमने दवाइयों का सप्लाई किया ड्यूरिंग द क्राइसिस, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसमें मेनली तो HCQ था, पैरासीटामोल था। इसमें से 80 करोड़ की दवाइयाँ हमने डोनेशन के रूप में दुनिया के कई सारे गरीब देशों को दी और 150 करोड़ के करीब केवल पैरासीटामोल हमने बेचा। फिर HCQ भी कई सारे देशों में हमने बेचा। इवन आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी फोन करके कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि
को कि आप SCQM को भेजिए, और भारत ने भेजा भी वो तुरंत। तो अमेरिका जैसे देशों को भी SCQ भेजने में और कई सारी दवाइयाँ भेजने में भारत का बहुत बड़ा सहभाग रहा, और उसकी वैल्यू भी करीब करीब 60 करोड़ के करीब जाती। तो ये हुई दवाइयों की बात, फिर PPE किट वगैरह हुई, और अभी जो नया मोड़ आया है कि वैक्सीन का, कि हम आज दुनिया के करीब करीब 70 कंट्रीज को हमने वैक्सीन का सप्लाई किया है। उसमें से करीब करीब कई सारी छोटे जो देश है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कई मात्रा में हमने फ्री में वैक्सीन डोनेशन के रूप में दिया है। 6 हफ्ते में, अभी मेरे पास 10 मार्च तक का डेटा है, 6 हफ्ते में हमने 60 कंट्रीज को वैक्सीन दिया, 6 करोड़ डोजेस का, 60 मिलियन डोजेस का हमने वैक्सीन, 60 करोड़ डोजेस दिए। उसमें से करीब 34 कंट्रीज को 79 लाख, इस करीब करीब 8 मिलियन डोजेस ये हमने ग्रांट इन एड करके दी है 34 कंट्रीज को। फिर WHO जो एक विश्व की संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक कोवैक्स करके इनिशिएटिव शुरू किया है कि जिसमें वैक्सीन का इक्विटेबल प्रोपोर्शन में सप्लाई पूरे दुनिया में हो, ऐसा उनका एक इनिशिएटिव। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, परंतु भारत की जो सोच है वो ऐसी है कि जो कोवैक्स के द्वारा भी हमने करीब करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा डोजेस हमने देशों को सप्लाई किए, कि जो WHO के चैनल से गए हमने डायरेक्टली भेजे नहीं, और कमर्शियल सप्लाईज हमने किया करीब करीब 3.5 करोड़ डोजेस का, और वो किया 22 कंट्रीज, जिसमें UK भी शामिल है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है, और कई सारे देश, ब्राज़ील भी शामिल है। तो एक वैक्सीन मैत्री, ये जो हमने एक अभियान चलाया, उसमें के कारण भारत एक केवल स्वार्थी देश नहीं है। हमारे देश में जो वैक्सीन हो रहा है वो हमारे लिए यूज करेंगे ऐसा नहीं, तो दुनिया का भी हम सोचेंगे, और एट द सेम टाइम वी विल नॉट मेक एनी शॉर्टेज विद इन द कंट्री, वी विल आल्सो टेक केयर ऑफ द सप्लाईज फॉर आवर ओन कंट्री। ये एक बहुत ही बैलेंसिंग भूमिका भारत ने रखी। उसके अगेंस्ट आपने शायद पढ़ा नहीं होगा कि यूरोप में से यूरोपियन यूनियन ने वहाँ जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है उसको कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए टोटल बैन लगा दिया। और इटली में तो ये तैयार थी, शिपमेंट तैयार थी बाहर, यूरोप के बाहर जाने के लिए, लेकिन उसको प्रतिबंध लगाया गया, और ये होते हुए भी आज उनके पास वैक्सीन का शॉर्टेज है। तो ये एक बहुत ही कंट्रास्टिंग पिक्चर आज दुनिया को दिखाई देगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, परंतु एट द सेम टाइम आपको शायद ये पता नहीं होगा कि हम आज भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहला जाता है, परंतु जो हम दवाई आज भारतीय कंपनी के द्वारा भी बनाई हुई दवाइयाँ खाते हैं, उसमें से कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं कि जो इंपोर्ट होते हैं, कई सारे, जिसमें तो 60% तक हमारा इंपोर्ट है उसका, और उसमें से भी कई सारे चाइना से आते हैं, ये भी बात सच है। तो हमारा डिपेंडेंस अभी ऐसे इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा है, वो हमको आज कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए अभी एक भारत सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम अनाउंस की है, जिसको कहा है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कुछ पर्टिकुलर आइटम का, तो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा इंसेंटिव देगी। जितनी मात्रा में आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये सब चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सप्लाई चेन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग से की जाती है, परंतु ओवर 3, 4, 5 ईयर्स आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने इकोनॉमिक सेक्टर में आएगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जिसके बारे में हमने ज़्यादा ध्यान अभी तक दिया नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सरकार की इस योजनाओं से मिलेगा। चौथी बात ऐसी है कि 8 साल पहले या इवन 3 साल पहले हमारी सेहत, हमारा आरोग्य, हमारी हेल्थ, वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड टिल वी हैव समथिंग।
हमको हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, हमारा सडनली डायबिटीज हिट हो गया, हार्ट अटैक आ गया। नहीं तो हमको लगता था कि भाई हमारी हेल्थ तो अच्छी है, हेल्थ के लिए दुनिया की गवर्नमेंट भी ज़्यादा चिंता नहीं करती थी और इंडिविजुअल भी चिंता नहीं करती। परंतु पेंडेमिक ने हमको एक बहुत बड़ा झटका दिया है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, और इसलिए हमने हमारी हेल्थ के बारे में फिर से सोचना शुरू किया है। आपने स्वयं ने देखा होगा कि पिछले 1 साल में अपने लाइफस्टाइल में आपने कितने सारे चेंजेस किए। मैं खुद स्वयं डाइट चेंजेस किए, योगा करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक शुरू किया, समय भी मिलना लगा। परंतु हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो हम सब लोग ज़्यादा हुए, ये एक बहुत अच्छी बात है। कई सारे गवर्नमेंट, भारत का नहीं लेकिन कई सारे गवर्नमेंट्स ऐसे थे कि उनको लगता था कि हेल्थ केयर इज़ नॉट अ क्रिटिकल इशू, इसलिए उनका एनुअल बजट का हेल्थ केयर पे जो पैसा खर्चा होता है वो कम भी हो रहा। अभी ये ट्रेंड फिर से बदल रहा है और लोगों के इवन द गवर्नमेंट्स आर नाउ टेकिंग हेल्थ केयर एज अ मेजर प्रायोरिटी। और ये सब में जो भारत का ज्ञान है, भारत का जो विजडम है, भारत का सिविलाइजेशनल विजडम है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमारे जीवन की रचना कैसी होनी चाहिए, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, ये सब के बारे में एक बहुत बड़ा what you say is awakening is happening across the world, and that is likely to make a significant changes in the lifestyle of people not only within India but also across the world. और ये भारत की बहुत बड़ी देन दुनिया को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में होगी। जैसा मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा, जैसा मैंने वैक्सीन के लिए कहा, ये एक शॉर्ट टर्म है, कभी ना कभी तो वैक्सीन सबको दुनिया में लग जाएगा, फॉर्चुनेटली 2-3 साल के बाद पेंडेमिक भी चला जाएगा। परंतु ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो लाइफ पे हुए है, इसके लिए भारत की जो सोच है, उसका जो महत्व है, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में एक्सेप्टेंस उसका बढ़ेगा। और उसके साथ एक भारत एक नई इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पावर, नॉट एब्रेसिव। एक चाइना के बारे में ये 1-1.5 साल में ऐसा भी एक टर्म पॉइंट हुई थी कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। वुल्फ यानी आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, भेड़िया। भेड़िया। तो जो चुपके से एकदम अटैक कर देता है और पूरा खा लेता है, निचोड़ देता है छोटे छोटे एनिमल्स को। तो चाइना के बारे में ऐसा कहा गया कि दे आर इम्प्लीमेंटिंग वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। आप अभी 24 घंटे भी ये एक घटना को नहीं हुए है, आपने ये गूगल पे सर्च करके आपने एक कन्वर्सेशन पढ़ना चाहिए। कल ही रात को भारत में समय अलास्का में चाइना के विदेश मंत्री और उनके एक दूसरे विदेश विभाग के प्रमुख और अमेरिका के विदेश मंत्री और वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी मुलाकात हुई। उनके जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स है वो पब्लिश हुए हैं। आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कभी भी ऐसी तरह की भाषा यूज नहीं की जा सकती, ऐसी भाषा चाइना ने यूज की। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना, कि बहुत एग्रेसिवली अपनी बातें रखना और दूसरों की चिंता कम करना या करना। इसके कंट्रास्ट में भारत एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को दे रहा है कि हम उसकी चिंता तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की भी चिंता करेंगे। जो वैक्सीन हो, जो मेडिसिन हो, जो अपनी लाइफस्टाइल हो, जो योगा हो, आयुर्वेदा हो। और ये एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ हाउ टू डील विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द आवर ऑफ क्राइसिस ऐसा खड़ा हो रहा है और भारत एक नया मॉडल दुनिया के सामने दे रहा है। आज हम ये क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं। हर क्राइसिस जो अच्छी व्यक्ति होता है उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। वो क्राइसिस हमको खुद को बहुत सशक्त बनाती है ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। वैसे ही भारत भी ये क्राइसिस से एक बहुत बड़ा राष्ट्र, एक स्ट्रॉन्ग नेशन करके उभर कर आएगा, परंतु रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रॉन्ग नेचर, कंपैशनेट नेशन बट स्ट्रॉन्ग, ऐसा एक उभर कर आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं मेरे वाणी को यहाँ ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। और उनमें से सर वी हैव पिक्ड आउट सर्टेन क्वेश्चंस जो जनरली देखने पे लग रहा है सर इट इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, जो आपकी एरिया भी है सर। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है सर वो है सर कि इन 2016 योर फर्स्ट बुक जो मोदी डॉक्ट्रिन के नाम से आई,
उसमें वो आपने लिखा है सर कि दिस इज एन अर्ली अटेम्प्ट, ये किताब जो है अर्ली अटेम्प्ट टू असेस द पॉसिबल कॉन्टूर्स आउटलाइंस ऑफ एन इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। नाउ 5 years डाउन द लाइन 2021 हो चुका है, हाउ डू यू असेस द एवोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन? ये एक लंबा विषय हो जाएगा, परंतु शॉर्ट में मोदी जी फॉरेन पॉलिसी के जो सिलियंट फीचर्स है उसमें कई सारे परिवर्तन पिछले 5 साल में 2014 के पहले जो थे उसके कई सारे परिवर्तन इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आए हैं। एक चाइना का एग्जाम्पल तो है, जिस तरह से हमने चाइना को डील किया, हमने पाकिस्तान के प्रति जो भी रवैया अपनाया, पर क्योंकि ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के साथ बात करना ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन पहले सरकार को, लेकिन हमने कहा कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ेगा तब तक हम बात नहीं कर रहे, और जिस भूमिका पे हम आज अड़े रहे, जब हमारे ऊपर टेररिस्ट स्ट्राइक आया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, एयर स्ट्राइक्स किए, ये भी एक बहुत बड़ी, हम ऐसा मानते थे कि ये जो हम काउंटर अटैक नहीं करना, ये इसको स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बोलते थे, कि वो ही हमारी एक स्ट्रेंथ है, परंतु हमने ये कहा कि अभी हम सहेंगे नहीं, वी विल गिव डिफॉल्ट है। आप अगर गल्फ के बारे में देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज में साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हम ऑयल के लिए उनके साथ, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके कारण और अगेन डोमेस्टिक वर्ल्ड बैंक पॉलिटिक्स के कारण हम इजराइल से दूर रहते। इजराइल के साथ हमारे मैत्री के राजनीतिक संबंध बहुत पहले स्थापित हुए, परंतु पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इजराइल की जो एक रिटर्न विजिट होनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि हम इजराइल गए तो हमारे गल्फ के इस्लामिक राष्ट्र भी नाराज हो जाएंगे और हमारे यहाँ के वोटर्स भी नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए और बाद में इजराइल गए, तो इजराइल के साथ भी आज हमारे अच्छे संबंध है, और सभी गल्फ कंट्रीज के साथ भी हमारे अच्छे संबंध। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको शायद पता नहीं होगा कि नेपाल, जहाँ जाने के लिए आपको वीसा की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप आपका इलेक्शन आईडी लेके भी जा सकते हो, पासपोर्ट भी। नेपाल में करीब करीब 29 साल तक भारत के प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई थी मोदी जी जाने के पहले। ऐसे कई सारे देश है, यूएई अभी अपना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहां भी 2-2 दशक तक हमारे प्रधानमंत्री की वहां विजिट नहीं हुई। तो ये सब गैप फुलफिल करके हमने एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट के साथ कई सारे देशों में हमारा जो हित संबंध है, अवर इंटरेस्ट जो है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए एक बहुत बड़ा एक विश्व में भारत की छवि बनाई है। मुझे लगता है एक मोदी डॉक्ट्रिन की बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए जब हमने एयर स्ट्राइक किया, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो 1-2 कंट्री छोड़ के किसी भी कंट्री ने हमको क्रिटिसाइज तो किया नहीं, परंतु हर एक ने ऐसा कहा कि भाई टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करना ये हर एक देश का एक अधिकार है, और भारत ने उस अधिकार का एक पावर एग्जीक्यूट किया, तो बहुत बड़ी मात्रा में समर्थन हमको मिला। और अभी कोविड के में जो भारत ने, जो मैंने कहा अपने स्पीच में, उसके कारण भी भारत का एक लेवल बहुत आगे गया है। चैलेंजेस तो है ही, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता, परंतु चैलेंजेस फेस करने के लिए शक्ति हमारे पास है क्या, ये एक पहला सवाल आता है। और वो शक्ति होने के बाद वो शक्ति, आर वी रेडी टू यूज दैट पावर? अगर पावर है पर हम यूज नहीं कर सके तो भी वो शक्ति, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो नाउ वी हैव बोथ दिस थिंग, वी हैव इनफ पावर टू फेस द चैलेंजेस एंड वी हैव आल्सो शोन आवर विलिंगनेस टू यूज दैट पावर। ये एक बहुत बड़ा चेंज पिछले 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आया है, ऐसा मुझे। सर पावर की बात है, इस पे दूसरा सवाल सर, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें हनुमान जी वो पर्वत लेकर के जा रहे हैं, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी का एक सबसे बड़ा, शायद हमारे ब्रांड एम्बेसडर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हो चुके हैं।
तो वो शक्ति की बात आई। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी जो आज की तारीख में 72 कंट्रीज और 60 मिलियन डोजेस जैसे दिए जा चुके हैं, तो इसको क्या है सर, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी माने, या सिंपली एक हेल्थ सपोर्ट दुनिया को पैंडेमिक के समय एक इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम का एक साइन माने? हमको इसको किस तरह से एक नॉर्मल आदमी को समझना चाहिए? देखिए, फिर मैं उसी जैसी पावर की मैंने बात की कि पावर रहना एक बात है और उसका यूटिलाइज करना एक दूसरी बात है, वैसे ही कैपेसिटी होना एक बात है और वो कैपेसिटी दुनिया के हित के लिए, दुनिया को सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज करना ये एक दूसरी बात है। ये चाइना के पास भी बहुत बड़ी वैक्सीन कैपेसिटी है, बट आज चाइना नहीं कर पा रहा है। वो लोगों के पास जा रहा है कि भाई हम वैक्सीन देने के लिए तैयार है, कई देशों ने ली है, कई देश बोलते कि नहीं जरा रुक जाओ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक तो हमारे पास इनहेरेंट कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, जो ट्रेडिशनली हम WHO के सबसे बड़े सप्लायर वैक्सीन के वैसे ही है इन द नॉर्मल कंडीशंस आल्सो, जो आप बच्चों को जो ये देते हैं वैक्सीन देते हैं उसके, और उस कैपेसिटी का ओवरऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोब एंड एट द सेम टाइम विदाउट हैविंग अवर ओन पीपल सफर, ये दोनों ट्रैक पे हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसलिए, और ये तो हमारे संस्कार है, हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, उसका एक बहुत बड़ा उसमें भाग है, ऐसा मैं मानता हूं। सर, आपने अपनी टॉक में क्वाड की चर्चा की सर। क्वाड जो इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का एक कोलिशन हो रहा है, डिक्लेयर्ड नहीं है पर बेसिकली एक एंटी चाइना कोलिशन है। इसमें सर 6 महीने पहले ही मैंने पढ़ रहा था कहीं पे सर कि चाइना ने कहा था कि क्वाड, मतलब एक क्वाड का नाम उन्होंने भी नहीं लिया था, चाइना के खिलाफ कोई इंटरनेशनल कोलिशन कभी भी नहीं बन सकता है, बट उनकी अपनी एक्टिविटीज ही शायद इसके सबसे बड़ा कारण बनी कि क्वाड एक मटेरियलाइज कर रहा है, वर्चुअल मीट भी हुई। सर, हाउ, अब ये कैसे लगता है हम लोगों को कि ये क्वाड जो है, ये ओपन एंड फ्री जो पैसिफिक जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, पहला सवाल ये कि कैसे इसको इंश्योर करेगा, क्योंकि नेवल पावर से कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन भी दिखता है इस तरह से। दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो फिजिकल है, वो मरीन बाउंड्री समुद्र से दूर लद्दाख और अरुणाचल में है। तो ये क्वाड कितना हेल्पफुल वहां पे होगा हिंदुस्तान के लिए? ये भी बहुत स्पेसिफिक सवाल होगा और इसलिए मैं उसमें स्पेसिफिक में जाता नहीं चाहता हूँ, परंतु आज ये जो एक नया समीकरण बन रहा है क्वाड के हिसाब से, वो एक मात्रा में रीएश्योरिंग है, नॉट ओनली फॉर दिस 4 कंट्रीज बट ऑल्सो मेनी अदर कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक, दैट द रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल एंड दीज 4 कंट्रीज आर स्टैंडिंग। और जो भी ये रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये जो दूसरा प्रिंसिपल है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री मैरीटाइम लॉ में कि भाई जिनको पीसफुली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नेविगेशन करना है वो कर, उनको उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। ये जो दूसरे सिद्धांत है और उसके साथ जो आता है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तीनों सिद्धांतों पे आज हमने, ये 4 देशों ने एक साथ खड़े हुए। अभी जो ये सिद्धांतों को विरोध करेंगे उसके लिए क्वाड एक चैलेंज होगा। दोज हु आर एक्सेप्टिंग दिस बेसिक प्रिंसिपल, क्वाड विल बी बेनिफिशियरी टू देम। ऐसा एक नया इक्वेशन आएगा, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा स्पेसिफिक में जाना नहीं चाहता। सर, अभी जनरल बाजवा का कल स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, हिंदुस्तान को मैसेज उन्होंने भेजा है, लेट अस बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जो इतिहास हिंदुस्तान पाकिस्तान का रहा है, स्पेशली कारगिल के बाद से, इस कथन पे कितना विश्वास किया जा सकता है और क्या इसमें कोई होप दिखाई देता है आपको? ये तो देखिए, these words are very nice and sweet and we have heard it several times in the past also, but unless they are supported by the ground action and जो basic Pakistan that has become anti-India activities and cross-border terrorism as a part of their policy and the state policy, उस मानसिकता से नहीं परंतु even on the ground उस एक्शन से भी वो जब तक बाहर नहीं आते तब तक कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करना मुश्किल है।
थोड़ी सी प्रोग्रेस इधर उधर हो सकेगी, परंतु इट इज पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट दिस वर्ड्स बाय इट्स एक्शन। सर पता नहीं हॉल में सर कितने लोग जानते हैं, मैं जानता हूं सर, मैडिसन स्क्वायर गार्डन और हाउडी मोदी की जो ऑर्गेनाइजेशन सर आपने की, वो कितना डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा इंडिया के लिए खड़ा है उस ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल मेरा है, ये सवाल ऑडियंस से नहीं आया, मेरे मन में कौतूहल जागा कि जो हाउडी मोदी और मेडिसन जो एक हिस्टोरिक इवेंट्स है सर, अनडाउटेडली हिस्टोरिक इवेंट्स थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का यूएसए में रिसेप्शन मिलेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसमें इंडियन डायस्पोरा का कितना रोल है, कितना, जैसे जूइश डायस्पोरा माना जाता है कि जूइश डायस्पोरा इजराइल के लिए हमेशा खड़ा रहता है, इंडियन डायस्पोरा कितना एक्टिव है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे आपके कुछ एनेक्डोट्स हम लोग सुनना चाहेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मीडिया में भी बहुत सारा कुछ मेरे बारे में लिखा गया है कि हाउडी मोदी के आर्किटेक्ट वगैरह ऐसा भी, परंतु ये मुझे पता है क्योंकि मैं ग्राउंड में था कि ऐसा कोई भी इवेंट किसी एक व्यक्ति के भरोसे किया नहीं जा सकता, और बाहर के देश में आके तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। ऐसी किसी की कल्पना हो कि विजय चौथाल एक दिन वहाँ जाएंगे और खुद बड़ा इवेंट खड़ा करे, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ये कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होता है, और इसके लिए कई सारे हमने क्राइटेरिया भी रखे हैं। कि पहली बात तो ये है कि दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, इट इज मैनेज्ड बाय द लोकल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, इट इज फंडेड बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी। हम भारत से उनको एक पैसा भी नहीं देते, सब पैसा वो लोकल कम्युनिटी खड़ा करती है। वहाँ के वॉलंटियर्स 10-10, 12-12 घंटे उनका ऑफिस, घर का काम छोड़ के आते हैं, एक महीना तक काम करते हैं, तब इतना बड़ा इवेंट होता है। और बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ा प्लानिंग उसके पीछे जाता है। कई सारे लोगों के 2-2 महीने का श्रम उसमें जाता है, तभी इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। इसलिए मुझे मेरी मर्यादाओं की पूर्णतः कल्पना है, परंतु कई इतने सारे ड्रामेटिक अनुभव भी आते हैं उसमें कि जैसा अभी हाउडी मोदी में आपको शायद पता नहीं होगा, वहाँ 50,000 45,000 लोग गैलरी में बैठे थे और आगे 10-12 हज़ार लोग ग्राउंड पे बैठे थे। तो ये बड़े स्टेडियम में तो हर सीट का नंबर होता है। हमने यानी वहाँ के वॉलंटियर्स ने जब तय किया कि हम एयरपोर्ट जैसा उनको एक पास, एयरपोर्ट का टिकट होता है प्लेन का, वैसा हम एक पास सबको देंगे, क्योंकि एंट्री तो फ्री है, लेकिन उसके ऊपर उनका सीट नंबर भी होगा, यानी हर व्यक्ति को पता होगा कि उसको कहाँ बैठना है। तो गैलरी में तो सीट नंबर्स थे। पहला चैलेंज था कि जो ग्राउंड पे है कि चेयर्स लगाई है, वो सब चेयर्स को रो नंबर और सीट नंबर देना, और फिर ये नंबर और ये मैच कैसा करना जिन लोगों ने रजिस्टर किया है। तो कमर्शियल एजेंसीज रहती है वहाँ तो कि जो ये सब करती है, परंतु वो कमर्शियल एजेंसीज इतना बड़ा चार्ज मांग रही थी, पर सीट कुछ $4 वगैरह मांग रही थी। तो हमारे $2-3 लाख तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही चले जाते। तो हमारे वॉलंटियर्स ने पूरे 50,000 52,000 सीट्स का मैपिंग का सॉफ्टवेयर बना के ये हर व्यक्ति के एसोसिएट एक सीट नंबर देना, ऐसा पूरा खुद बनाया, और खुद ऐसे पासेस विद सीट नंबर ईमेल के द्वारा इशू किए, एंड कंप्लीट एरर फ्री। किसी भी दो व्यक्तियों को एक सीट नंबर गया नहीं। तो इतनी बड़ी मेहनत वहाँ के लोग करते हैं, इसलिए जो आप ये सक्सेस देखते हैं ये ऐसा एक एग्जाम्पल, ऐसे तो कई सारे हजारों एग्जाम्पल है, वो बाद में कभी बात करें। सर यही मैसेज मैं अपने काशी मंदिर के वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स को देना चाहूँगा कि इसी श्रम से हम सबको आगे बढ़ते रहना है, और विजय सर जैसे लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेनी थैंक्स सर।